हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग अपना अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, ऐसे अभी तक हम लोग जितना भी चैप्टर डिस्कस किए हैं, जितना भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, वो सारा ही तो इंटरेस्टिंग था, है कि नहीं? चलो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेफिनेशन इसका। तो आप लोग मार्क करते रहिएगा, जो जो चीज मार्क करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोला जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखो हम यहाँ मार्क भी कर रहे हैं। बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोला जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट आया 1881, ये एग्जाम में आ सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट कब आया? 1881 आया। ठीक है ना? और सेक्शन 5 में किसको डिफाइन किया गया है? नहीं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो हम बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में किस में डिफाइन किया है? सेक्शन 5 में। ठीक है ना? अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसको किसको बोला जाता है? तीन चीज को बोला जाता है। अगर हम बोलेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो बोलिएगा तीन चीज को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है: चेक को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और प्रोमिसरी नोट को। बोलो किसको किसको? चेक को, प्रोमिसरी नोट को और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। अच्छा, इन लोग क्या होते हैं ना, अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट होते हैं। क्या होते हैं? अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। क्लियर है? तो एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे डिस्कशन करेंगे। अभी एक बार हम लोग पढ़ के देखें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो यहाँ से एक नंबर आ सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में जो कंटेन करता है अनकंडीशनल ऑर्डर। ये साइंड बाय द मेकर। ठीक है ना? डायरेक्टिंग अ सर्टेन person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to a bearer of the instrument। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हुआ, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बारे में हम लोग और ज्यादा समझेंगे, सीखेंगे कि व्हाट इज। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोला जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया कब? 1881 में। तो इतना चीज तो हम लोग समझ गए हैं ना। चलो अभी हम यहाँ पे ना कुछ डायग्राम बनाएंगे, so that I can make you understand कि what is bills of exchange all about। ठीक है, ये है मिस्टर एक्स, इनका नाम है मिस्टर एक्स। क्या नाम है इनका? मिस्टर ए कर देते हैं, इजी हो जाएगा। और इनका नाम है मिस्टर बी। ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पे। हम लोग की इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है ना? अब मान लो मिस्टर ए क्या है ना, इनका एक बिजनेस है। मिस्टर ए का क्या है? बिजनेस है, एक जनरल स्टोर है, एक स्टोर है कोई भी चीज का। किस चीज का स्टोर है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ये कॉन्सेप्ट किसके आधार पे है, किसके बेस्ड के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है, अच्छा देखो बाबू, म- इस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम बोलेंगे इस मिस्टर ए का बिजनेस का नहीं, दुनिया में जो भी बिजनेस होगा, सारे बिजनेस का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है? हम बोलेंगे टू अर्न प्रॉफिट। क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट तो कुछ ऐसे नहीं मिलेगा ना, कुछ काम करना होगा। तो क्या करना होगा? प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, यही तो आएगा ना। हमको सेल करना होगा। तो अगेन अभी यहाँ पे सेल के लिए दो चीज आता है। सर, सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है, एक कैश सेल होता है, एक क्रेडिट सेल होता है। क्रेडिट सेल होता है। ठीक है, आप स्टोरी समझते जाइए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर स्टोरी समझ में आएगा तो कोई चैप्टर बहुत इजी है। तो हम लोग यहाँ पे जो सेल्स लिखे हैं, ये इंडिकेट करता है टोटल सेल्स। ये इंडिकेट क्या करता है? एक्चुअली टोटल सेल्स का फॉर्मूला होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। अगर कैश में क्रेडिट ऐड कर देंगे तो आएगा टोटल सेल्स।
बात समझ में आया? अब बताओ, अब बिजनेस, अगर मिस्टर ए को बिजनेस को आगे लेके जाना होगा तो ये किस में सामान सेल करेंगे? कैश में या क्रेडिट में या बोथ में? आप ऑप्शन दो। अगर इनको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, तो मिस्टर ए को किस मोड में हमको सेल करना होगा? मतलब हम बात करते हैं मिस्टर एक्स के बारे में। उनको सिर्फ क्रेडिट करना होगा या कैश करना होगा या बोथ करना होगा? बोथ करना होगा, ठीक है ना? तो हम इनको क्या करना होगा? कैश, कैश में भी सामान सेल करना होगा, ठीक है ना? और क्रेडिट में भी सामान सेल करना होगा, क्रेडिट में सामान सेल करना होगा, ठीक है ना? अगर जो इंसान बोलेगा हम सिर्फ कैश में सेल करेंगे ना, तो वो बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे हो? अगर जो भी बिजनेस सोचेगा कि हमको सिर्फ कैश और कैश में, भाई हमको सामान बेचना है, कैश में लेना है, मतलब कैश में सामान बेचना है, हम पैसा लेंगे सामान बेचेंगे। हम लोग पढ़े ना जनरल एंट्री, कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सामान को कैश में बेचना, तो आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। जो भी आपका बिजनेस है, बिजनेस कुछ भी हो सकता है, आप हम लोग ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है? अच्छा, बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, हम बोलेंगे सेल्स मेरा एक्सपैंड कब होगा? जब ओनली कैश में बेचेंगे या क्रेडिट में भी बेचने लगेंगे तो और ज्यादा सेल होगा? बोलो। जब सर हम लोग से क्रेडिट में भी हम लोग सामान बेचेंगे तो हम लोग का सेल ज्यादा होगा। तुमको मालूम है, जब भी हम लोग क्रेडिट में सामान बेचेंगे ना, तो एक तरह का टेंशन भी आ जाएगा, लॉस होने का भी डर होगा, नहीं होगा लॉस? हम लोग अच्छा कैश में सामान बेचे हैं, अगर हम कैश सेल्स का जनरल एंट्री बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कैश, कैश सेल्स का जनरल एंट्री आप हमको बता दीजिए। तो बोलिएगा सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? और हम बोलेंगे क्रेडिट सेल का जनरल एंट्री बोलो, तो आप क्या बोलिएगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही तो होगा। हम बोलेंगे ना कैश सेल्स, जब हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को कंपेयर करेंगे, जब हम लोग ओनली कैश में सामान बेच रहे हैं ना, तो हम लोग का सेल कम होगा। तो ये तो एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ड्रीम डीमेरिट्स नहीं है, ड्रॉबैक्स नहीं है। अगर आप सिर्फ कैश में धंधा कर रहे हो, कैश में बिजनेस कर रहे हो, तो आपका सेल कम होगा, एक डिसएडवांटेज है। हम लेंगे कैश में बिजनेस करने का क्या डिसएडवांटेज है? सेल कम होगा। अच्छा बोलो, क्रेडिट में बिजनेस करने का क्या डिसएडवांटेज है? टेंशन, लॉस होने का डर है। देखो बिजनेस में रिस्क तो रहेगा ही रहेगा ना। अगर आप सिर्फ कैश में कर रहे हो या क्रेडिट में कर रहे हो या बोथ में कर रहे हो, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। क्रेडिट में अगर आप सामान बेचते हो, तो आपका क्या रिस्क रहेगा बोलो? लॉस होने का, बैड डेप होने का डर रहेगा। क्या होने का डर रहेगा? बैड डेप होने का डर रहेगा। अगर आप सोच रहे हो हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में सामान बेचेंगे, मतलब कैश और क्रेडिट में दोनों में, सिर्फ कैश में बेचेंगे तो सेल कम होगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बात समझ पा रहे हो? और अगर आप क्रेडिट को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, सामान जो आएगा सबको सेल करने लगोगे, तो एक तरह का रिक्स और आ जाएगा। क्या रिक्स अराइज हो जाएगा बोलिए? बैड डेप हो सकता है। तो बोलो मिस्टर ए के लिए तो चैलेंजिंग हो गया, सिचुएशन चैलेंजिंग नहीं हो गया? अब बताओ मिस्टर ए तो फंस गए। और आप लोग बोलो, आप लोग तो अकाउंटेंसी पढ़ लो, बीइंग अकाउंटेंट आप मिस्टर ए को क्या सजेस्ट करोगे? कैसा सेल किया जाए? दोनों तरीके से सेल किया जाए। अच्छा दोनों तो ही हम लोग बोले, हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग बोले थे ना, दोनों ही मोड में इनको डील करना चाहिए, कैश और क्रेडिट में। लेकिन कैश में कर रहे हो कोई बात नहीं, अगर क्रेडिट में कर रहे हैं तो डूबने का डर है ना, बैड डेप का तो डर हो सकता है ना, लॉस हो सकता है। अगर मान लो मिस्टर ए को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो दोबारा ये इनको बिजनेस करने का दिल करेगा? नहीं बिजनेस करने का दिल करेगा, ये सोचेंगे इससे अच्छा जॉब ही अच्छा है। तो बोलो अगर देश में बिजनेस नहीं होगा, तो देश का डेवलपमेंट हो पाएगा? बिजनेस, इकोनॉमी एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड। बोलो बिजनेस, सोसाइटी एंड इकोनॉमी आर इंटर रिलेटेड। अगर बिजनेस बढ़ेगा, अगर देखो बिजनेस, बिजनेस
ये क्या है? इंटर रिलेटेड है। क्या है? इंटर रिलेटेड है, मतलब अगर कोई भी एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर से, कोई भी देश का अगर ना एक बिजनेस बढ़ रहा है, मान लो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे हम कंट्री का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं? इंडिया। हम बोलेंगे इंडिया में बिजनेस डाउन हो रहा है, तो आप अल्टीमेटली क्या बोलिएगा? बोलो इकोनॉमी डाउन हो रहा और सोसाइटी भी डाउन हो रहा। समझ पा रहे हो? समझ पाए? अच्छा, हम इंडिया का बिजनेस को डाउन किया तो अल्टीमेटली क्या डाउन हो चुका? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अच्छा, हम बोलो ना, अगर हम ना यहाँ एरो ऊपर कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं बाबू? एरो ऊपर कर देते हैं। देखो हम यहाँ पे बिजनेस को बढ़ा दे रहे, ये बिजनेस को बढ़ा दिए, तो इसका मतलब क्या बढ़ चुका है? इकोनॉमी भी बढ़ गया और सोसाइटी भी। अब हम तुमसे एक सवाल पूछेंगे, हम बोलेंगे हम सिर्फ बिजनेस को बढ़ा रहे, इकोनॉमी और सोसाइटी को तो नहीं बढ़ा रहे, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि इंटर रिलेटेड है। चलो, अगर हम कोई भी अदर कंट्री का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी अदर कंट्री का, हम बोलेंगे ना, अच्छा हम बोल देंगे उसका सोसाइटी बहुत खराब है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, तो बोलो जब सोसाइटी एरो नीचे जा रहा है तो बाकी दो का इम्पैक्ट भी नीचे आएगा। किसका? बिजनेस भी नीचे जाएगा, इस ये भी नीचे जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, एक एक देश को डेवलपमेंट में ना बहुत बड़ा योगदान है। एक देश का डेवलपमेंट में, तरक्की में किसका योगदान है, किसका कंट्रीब्यूशन है? बिजनेस का। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा और सोसाइटी बढ़ेगा। तो बोलो, अगर हर एक इंसान अगर क्रेडिट में सामान बेचते हैं अपने डेटर को और वो पैसा रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो उनका पूरा पूंजी तो बर्बाद हो गया, तो दोबारा वो बिजनेस करने के लायक होंगे? नहीं होंगे। तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना चाहिए ना, ताकि अगर हम लोग क्रेडिट में सामान भी बेचें, क्रेडिट में सामान भी बेचे, बिजनेस का भी ग्रोथ हो, मेरा भी ग्रोथ हो, एट द सेम टाइम देश का भी ग्रोथ हो, सब लोग हंसी खुशी रहें, सबका तरक्की हो, सबका बेनिफिट हो। कोई तो रास्ता होना चाहिए। इ- इसी रास्ता के लिए हम लोग क्या पढ़ ले? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? इसी के लिए क्या पढ़ ले हम लोग? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे स्टोरी समझ में आया यहाँ तक आपको? ठीक है। क्यों बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया? रियलिटी में समझ में आया। क्योंकि बिजनेस को, इकोनॉमी को बूस्ट करने के, बढ़ाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब सारे बिजनेस बढ़ेंगे। अब बिजनेस अगर कैश में देखो, आज देखो ईएमआई का कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट है। आप किसी से भी मिलिए, बोलिए भैया ये सामान कैसे लिए, बोलेगा ईएमआई में लिए। समझ में आया? अगर सिर्फ कैश बेसिस में होता ना, कि आपको खाली एक ऑप्शन दिया जाता कि आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करो, आपको पैसा सिर्फ कैश में देना है, तो मोस्टली लोग नहीं खरीद पाते। मोस्टली लोग खरीद पाते हैं? आज देखो, जितना भी व्हीकल सेल होता है, जितना भी गाड़ी सेल होता है, जितना भी फ्लैट बड़ा बड़ा सेल हो रहा है, वो किस पे हो रहा है? मोस्टली किस पे हो रहा है? ईएमआई पे। आप धीरे धीरे पैसा दो, आप धीरे धीरे पैसा दो। हम बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ कैश का कॉन्सेप्ट होता तो आज सारे लोगों के पास इतना इतना अच्छा गैजेट है, इतना अच्छा मोबाइल है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, ये पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस में स्लोली, मतलब स्लोली स्लोली हम लोग ना पेमेंट इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि ऑल ऑफ सडन अगर आपको इतना पेमेंट करना है, तो आप सैलरीड पर्सन हो, हम लोग तो सब मिडिल क्लास फैमिली से है ना, पॉसिबल नहीं होता है कि सारा पैसा कैश में देना। ठीक है? तो समझ सकते हो इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। अब बताओ, चैप्टर में हम लोग और आ गए। ए के पास अब एक गवर्नमेंट ने एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, अब समझ लो। अभी थोड़ा हम तुमको स्टोरी के जरिए से बताएंगे तो हमको तुमको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे दुकानदार कौन है, बिजनेसमैन कौन है, जल्दी से बताओ। मिस्टर ए का दुकान है। किसका दुकान है? वी आर लीज्ड बॉर्डर। बस दुकान है, सामान बेच रहा है, बस इतना ही समझना होगा। आप अपने इमेजिनेशन के लिए आप कुछ भी जोड़ सकते हो उसमें। तो मिस्टर ए दुकानदार है, बिजनेस है। यहाँ पे ग्राहक कस्टमर कौन है? मिस्टर बी आएगा। समझ में आया? बी मान लो उतना पैसा नहीं है, तो ए को तो सामान बेचना है ना, तो ए क्या सोचेगा कि भाई क्रेडिट में भी बिके, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब भी सामान बिकेगा तभी तो पैसा आने का ऑप्शन होगा ना। तो अब यहाँ इन दोनों के दरमियान में क्या होगा? इन दोनों के दरमियान में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ किसका? गुड्स का हुआ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स हुआ। तो बोलो कौन खरीदा होगा, कौन बेचा होगा? सिंपल है, मिस्टर ए खरीदा होगा, मिस्टर ए बेचा होगा, मिस्टर बी खरीदा होगा।
हम यहाँ ऑलरेडी बहुत कुछ लिख दिए, इसीलिए हम फिर से एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। जो चीज हम बोल रहे उसको हम फिर से बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे ऊपर में हम लोग मिस्टर ए थे, बोलो। इनको हम लोग बोले थे ए, और इनको क्या बोले थे? बी बोले थे। इनको बी बोले थे। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, सेलर कौन है यहाँ पे? ए सेलर है। ए सेलर है। आई बायर कौन है? ये बायर है। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? इन दोनों के दरमियान में क्या हुआ था? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है ना? तो कौन सेल किया था? ए सेल किया था, बी खरीदा था। किस में? किस में, कैश में या क्रेडिट में? सर, कैश में होता तो इतना डिस्कशन होता नहीं, क्रेडिट में। इन लोग के दरमियान में क्या ट्रांजैक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन खरीदा, कौन बेचा? सिम ए बेचा, बी खरीदा। किस में बेचा, कैश में या क्रेडिट में? तो पैसा तो अभी लेन देन नहीं हुआ होगा ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसा लेन देन अभी नहीं हुआ। तो पैसा का लेन देन कब होगा? फ्यूचर में, भविष्य में, 1 साल के अंदर। मेरा बात आप समझ में आया? अच्छा, अब मिस्टर ए को डर नहीं है कि मेरा पैसा मिले या ना मिले। मिस्टर ए को लगता है पैसा मिलेगा। अब देखो, होगा क्या ना, जैसे ही ए सामान बेचेगा बी को ना, जैसे स- बेचने का नहीं है, ए के पास दुकान के होता नहीं है। अगर आप कोई भी स्टोर के सामने से ना गुजरोगे तो वो बोलेगा क्या चाहिए आपको, आइए देख लीजिए यहाँ पे। मान लो आप एक कोई स्टोर के सामने से जा रहे हो, मान लो कोई भी स्टोर है, आप वहां पे खड़े हो गए या फिर वहां पे स्टोर में देख रहे हो, तो तुमसे पूछेगा क्या चाहिए, बोलिए। उन लोगों का तो ऑब्जेक्टिव होगा ना सेलर का कि ज्यादा से ज्यादा सामान सेल करना है। बी अगर गुजरेगा भी ना तो ऑफर करेगा, आइए देख लीजिए। होता नहीं है, कपड़े की दुकान से आप गुजरे तो वहां पे बोलेगा हाँ बहुत सारा साइज है, लेटेस्ट कलेक्शन है, आके देख लीजिए। समझ में आए? ए के दुकान के पास से कौन गुजर रहा है, गुजर रहा है या खड़ा है, तो एक ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी कस्टमर है हम फट से उसको सेल कर दे। तभी तो हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाएंगे, और सेल करेंगे तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। ए की दुकान से ना बी गुजर रहा है, तो ए बुलाया इधर आओ। किसको बुलाया होगा? अब बी, क्या बी चला गया, बोला सामान ले लो, सब अच्छा अच्छा सामान आया है, कलेक्शन आया है, पूजा भी आ रहा है। और पहला ही हम कलेक्शन दिखा रहे हैं, ऐसा कलेक्शन किसी के पास है नहीं। अरे भाई, अगर हम दुकानदार हैं तो हम हर वो चीज अपनाएंगे, हर वो बात बोलेंगे ताकि मेरा सामान सेल हो जाए। यही तो होता है ना। तो बी बोला है ना मेरे पास तो पैसा नहीं है, बोला कोई बात नहीं, पैसा का कौन, पैसा आपसे मांगा? आपसे आज तक पैसा मांगा? बड़ा बड़ा बोलेगा नहीं, पैसा तो नहीं मांगे। तो अरे हमको मालूम है, आप मुझे पैसा दे दीजिएगा। ठीक है ना? अभी ऐसा क्यों बोल रहा है? ए का नजरिया अचानक से कैसे चेंज हो गया? अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, खाली आप सुनते रहो। तो ए के पास ना एक बिल है, ए के पास क्या है? बिल है। मान लो ये बिल है। बिल में आप लोग तो नॉर्मली ना, आज का युग का बच्चा हो, बहुत सारा सामान खरीदते हो, आपको बिल मिलता है। आप तो ऐसा नहीं बोले कि बिल का मतलब क्या होता है, आप तो सब कुछ जानते होगे। बिल में क्या होता है? प्रॉपर एक दुकान का नाम लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है, जीएसटी नंबर लिखा रहता है, उसमें पर्टिकुलर्स होता है, आपने क्या सामान खरीदा, समझ में, गुड्स का कितना दाम है, वही सारा चीज तो होगा, स्टैंप होगा, यही चीज तो होता है ना बिल में। या और कुछ होता है? सर यही होता है। क्या होगा? दुकान का नाम हो जाएगा, नेम हो जाएगा यहाँ पे, नेम हो जाएगा, जो भी दुकान है उसका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है ना? नेम होगा, एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर होता है, अभी जीएसटी नंबर होगा, जीएसटी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? और भी जो भी बिल एक बनाने में एक प्रॉपर, एक कच्चा में काम होता है, एक पक्का में काम होता है। समझ में आया? तो जो पक्का में काम होता है, प्रॉपर तरीके से काम होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक प्रॉपर बिल में, वो तो होगा ही होगा। समझ में? बिल बना के दे देगा। मान लो कितना का है, कितना का सामान खरीदा है? 5,000 रुपया का। क्या करेगा? 5,000 का। बस यहाँ पे ना, अच्छा ये बिल कौन बनाएगा? मिस्टर ए बनाएगा। हम मिस्टर ए को मेकर ऑफ द बिल भी बोला जाता है। समझ में आया? मेकर ऑफ द बिल किसको बोला जाता है? मिस्टर ए को। ही इज मेकिंग द बिल। समझ में? सेलर को। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, सिग्नेचर करने का जगह होगा। क्या होगा? सिग्नेचर। अच्छा, किसका सिग्नेचर करना होगा? किसको सिग्ने, ए को या बी को?
अच्छा, तुम एक तो कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो, एक छोटा सा लॉजिक समझने की कोशिश करो। मेरा सामान हम बेच रहे हैं, अपने ही बिल में हम सिग्नेचर करेंगे, कोई लॉजिक बन रहा? हम अपना सामान बेच रहे हैं, कोई दूसरे थर्ड पर्सन को उस बिल में हम ही सिग्नेचर करें, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। हमको सिग्नेचर किससे करवाना है? बी से, जो खरीद रहा, तभी तो प्रूफ रहेगा। तुमने मेरे दुकान में आया था, फलाना तारीख को इतना सामान खरीद के गए हो, तो कल को तो प्रूफ हो जाएगा ना। अगर हम ए बी को सामान बेचा, ए अपना बिल में खुद ही सिग्नेचर कर रहा, तो कल कैसे वो दुनिया वालों को बोलेगा कि फलाना डेट को बी मेरे दुकान में आया था और सामान खरीद के गया? तो आपको समझना होगा, ए जो बिल बना रहा है उसमें जान कौन डालेगा? बी। समझ में आया? एक बॉडी में अगर जान निकल जाए तो बॉडी क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। समझ में आया? वैसे ही इस बिल में जैसे ही बी सिग्नेचर करेगा, ये बिल में क्या आ जाएगा? जान आ जाएगा। मतलब ए के लिए ये बिल एसिड्स बन जाएगा, बी के लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन। बोलो, बिल बनाने वाला कौन है? ए। लेकिन जब तक ये बिल ए बनाया है ना, तो वो रद्दी है। रद्दी मतलब जानते हो? अगर आपको टिश्यू नहीं मिल रहा खाना खाने के बाद, बिल में हाथ पोंछ के फेंक सकते हो, कोई औकात नहीं है। लेकिन उस बिल में द मोमेंट बी का प्यारा सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा सिग्नेचर हो चुका, वो बिल क्या हो जाएगा? बिल क्या हो जाएगा? बिल क्या हो जाएगा सर? बिल में अब वो बिल नहीं बनेगा, वो बिल नहीं रहेगा सर, वो बन जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसको बोलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक ऐसा बिल जो क्लेम करेगा, एक ऐसा बिल जो क्लेम करेगा, तो वो ए के लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। बी के लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आया? हम बोलेंगे ना, ए के लिए एसेट्स कब होगा? जोर से, जब साइन। हम सवाल पूछेंगे, ए के लिए एसेट्स कब होगा? जब ए खुद साइन करेगा। अरे सर, इसमें कोई लॉजिक है सर? कोई लॉजिक नहीं है। कोई लेमैन बोले, लेमैन भी ऐसा बात नहीं बोलेगा जिसको अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं है। सर, आप इतने दिन से हम लोग को क्लास करवा रहे हैं, हम लोग को तो बहुत बेहतर नॉलेज हो चुका है। अगर ए अपने बिल पे खुद सिग्नेचर करेगा, तो उसको पैसा वो अपने आप से पैसा लेगा। ये सुनने में ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसा पॉसिबल नहीं है। ए बिल बनाया, सिग्नेचर करवाएगा किससे? बी से। द मोमेंट बी सिग्नेचर करेगा, तो ए के लिए क्या बन गया? अब बी के लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी बन जाएगा। समझ में है? तो हम इसको ड्रॉयर बोल सकते हैं। हम इसको ड्रॉयर बोल सकते हैं। ड्रॉयर का मतलब बनाने वाला। हम बोल सकते हैं इसको ड्रॉयर। इसको मोहब्बत से ड्रॉई बोल सकते हैं। मोहब्बत से है। अगर मोहब्बत नहीं है तो आप बायर भी बोलिएगा, लेकिन थोड़ा मोहब्बत लाओ, थोड़ा मजा आएगा ना, कि ड्रॉयर एंड ड्रॉई इस चैप्टर का जान है। बात समझ पा रहे हो बाबू? चलिए आगे चले। मजा आया आपको कहानी समझने में? अच्छा, बिल तो जानते हैं। अच्छा, ए ने सामान बेचा बी को। अच्छा, कब पैसा मिलेगा ये भी तो लिखा रहेगा ना। अगर ए ने सामान बेचा बी को, बी से पूछेगा ना, भाई आप कब तक पैसा दे दोगे? बोलेगा ना, हम 1 महीना बाद दे देंगे। ठीक है ना? बोलेगा ना, हम 1.5 महीना के अंदर दे देंगे। बोलेगा ना, हम 20 दिन के अंदर दे देंगे। ऐसा बिल बन रहा है जिसमें डेट ही नहीं है, तब तो इसका ए का पूरा पैसा मार्केट में फंसा रहेगा। समझ में आया? उसमें एक स्पेसिफिक डेट होता है। उसमें क्या होता है? स्पेसिफिक डेट होता है, उस डेट में ही पैसा मिलेगा। ठीक है? अब मान लो, कौन किसके पास जाएगा पैसा लाने? सामान तो बिक गया है, ए सामान बेचा बी को। अब ए क्या किया था? एक बिल बनाया था, बी से सिग्नेचर कर लिया, सिग्नेचर करके वो बी, वो सिग्नेचर करके, सिग्नेचर करवा के, बिल पे सिग्नेचर करवा के, किससे सिग्नेचर करवा के? बी से। वो जो बिल है, ए किसके पास रख लिया? अपने पास रख लिया। अब पेमेंट लाने कौन जाएगा? पैसा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। किससे मिलेगा? बी से मिलेगा। तो कौन किसके पास जाएगा पैसा लाने? ए जाएगा बी के पास। अच्छा, ए बिल, जिसके पास बिल रहता है ना, वही बिल का मालिक होता है। जिसके पास पैसा रहता है, पैसा का वही मालिक होता है। समझ में आया? तो एक बिल एक अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है। अब जरूरी नहीं है, ये तो बहुत बिजी पर्सन है ना, अपना दुकान छोड़ के जाएगा पैसा लाने।
और 10 जगह अगर सामान बेचा, खाली पैसा लाने जाएगा तो हो चुका, दोबारा सामान कब बेचेगा? अपना बिजनेस एक्टिविटीज को डेली बेसिस में तो परफॉर्म करना होगा ना। तो ए खुद भी जा सकता है या किसी को भेज सकता है। समझ में आया? लेकिन बी ये सवाल नहीं करेगा कि भैया हम आपको क्यों दें, जिसके पास बिल उसको पेमेंट करना होगा। किसको पेमेंट करना होगा? जिसके पास बिल है उसको पैसा मिलेगा। किससे पैसा मिलेगा? बी से पैसा मिलेगा। तुमको मालूम है, ए जो है ना, ए किसी और को बिल दे दे, बी मान लो सी को दे दे, सी किसी और को दे दे, डी को दे दे, डी किसी और को दे दे, एफ को दे दे, ऐसे ना करोड़ों बार हो सकता है। और आखिरी में विद इन अ ड्यू डेट, मतलब मान लो 3 महीने के अंदर ये बिल ना बहुत सारे लोगों, मतलब अगर मेरे पास एक बिल आ गया तो हम पास ऑन कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, वो दूसरे के ऊपर। ऐसे कितनी बार हो सकता है? अनगिनत बार, अनलिमिटेड टाइम्स। लेकिन फाइनली विद इन अ ड्यू डेट पैसा उसी को मिलेगा जिसके पास बिल है, और देने वाला कौन? बी होगा। बोलो, यहां तक बात समझ में आया आपको? यहां तक बात समझ में आया? तो हम लोग थोड़ा एंट्री देखते हैं। ए सामान बेच रहा है, ए अपना सामान बेच रहा है। बताओ बाबू, ए सामान किसको बेच रहा है? बी को। तो यहाँ पे ए अपने किताब में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखेगा? बी अकाउंट डेबिट टू, बी अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, मोहब्बत से बी का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कुछ अमाउंट होगा। अच्छा, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कितना? 10,000 अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। 5,000 बच्चा बोला तो 5 ही बोल लिख देते। बोलो, अब यहाँ नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड टू बी, बीइंग गुड सोल्ड टू, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखिएगा तब भी हम तो कैश नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट में ही बेचे ना। चलो, अब अच्छा, एक काम करो, ये तो ए के बुक्स में हुआ, बी के बुक्स में क्या होगा एंट्री? बोलिए एक बार, जोड़िए। वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। हम लोग क्या नाम लिख सकते हैं? टू, टू ड्रॉयर अकाउंट, या फिर ए अकाउंट, जो आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए। अब यहाँ नरेशन क्या होगा? बीइंग, बीइंग गुड्स परचेज, बस। या ऑन फ्रॉम ए लिखना चाहो लिख सकते हो। नरेशन क्या होता है? एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ जर्नल। आपको एग्जाम में पूछेगा नरेशन क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नल। ये कहाँ दिया जाता है? एट द एंड ऑफ ईच जर्नल एंट्री। जहां हर एक जर्नल एंट्री के एंड में हम लोग को क्या देना पड़ता है? डिस्क्रिप्शन। इससे पता ये चलेगा व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑल अबाउट। समझ में? हम लोग नरेशन देने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? जब हम लोग नरेशन लिखते हैं तो पढ़ने वाला ये, क्योंकि पढ़ने वाले के पास तो क्वेश्चन नहीं है ना, हम लोग ये मानते हैं कि ये जनरल एंट्री क्या है, ये नरेशन से हमको पता चल जाएगा। बोलो, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब पेमेंट लाने कौन जाएगा? अभी तो सामान बेचा है ना, सामान बेचा है। तो अब यहाँ आप सिग्नेचर वाला कॉन्सेप्ट भूल गए। अब सिग्नेचर करवा के कौन सिग्नेचर करवाएगा? फिर से एक ही बात अभी बताएं थोड़ा देर पहले। ए उस बिल पे जो उसने बनाया है सिग्नेचर करवाएगा बी से। अब बी से सिग्नेचर करवाने के बाद क्या करेगा? खुद रख लेगा। समझ में आया? तो चलो, सिग्नेचर, अच्छा, जैसे ही मिस्टर बी उस पे सिग्नेचर करेंगे उस बिल पे, तो ए के लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा। तो ए के लिए एसेट्स हो जाएगा। तो ए क्या लिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना? ए क्या लिखेगा? ए लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बी को अपना बुक से खत्म कर देगा। ठीक है ना?
बी जो एसेट्स हैं, ए के लिए एसेट्स कौन है? बी है। अब बी उसको क्या दे दिया? एक बिल दे दिया। तो अब वो बी एसेट्स खत्म हो चुका है ना, वो अपने बुक्स में एक नया एसेट्स क्रिएट कर लिया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितना बाबू? 5,000। बी आर रिसीव या एक्सेप्टेड? बी आर रिसीव्ड या एक्सेप्टेड। अब बताओ यहाँ पे ये क्या करेगा? ये जैसे ही साइन करेगा, बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मिस्टर बी हैं, बी जैसे ही उस बिल पे सिग्नेचर करेंगे ए का बनाया हुआ, तो बी के लिए एसेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा? अब मेरा एक सवाल है, लाइबिलिटी का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे लिखेगा टू, क्या लिखेगा? टू बिल्स पेबल अकाउंट। और डेबिट किसको कर देगा? ए को, या ए बोल सकते हो या ड्रॉयर बोल सकते हो। कितना लिखेगा? 5,000। ठीक है ना? क्या होगा? बिल्स एक्सेप्टेड। एग्जाम में बोलेगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। एक्सेप्टेंस रिसीव का मतलब बी आर रिसीव्ड। ठीक है ना? चलो, सिंपल से है, सामान बिक्री हुआ, सेल का एंट्री हम लोग पास किए हैं, फिर उसके बाद हम लोग को क्या मिला? बिल मिल गया। अब बताओ पेमेंट लाने कौन जाएगा? ए जाएगा बी को, या और भी एक ऑप्शन हम लोग है, वो किसी और को भी भेज सकता है। ठीक है ना? क्योंकि बिल के पास एक अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है। बोलो व्हाट इज अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट? अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट का मतलब होता है बी हर हाल में पैसा देगा, उस डेट को, जिस डेट, जो डेट उस बिल पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब चाहे ए जाए पैसा कलेक्ट कर दे बी के पास, या वो अपने एंड से कोई दूसरे इंसान को भी भेज सकता है। वो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या उसका क्रेडिटर हो सकता है। बोलो यहां तक आपको बात समझ में आया? हम लोग अभी एक पहला एग्जाम्पल है, तो हम लोग अपने एग्जाम्पल में क्या मानते हैं? कौन पैसा लाने गया होगा? ए गया होगा पैसा लाने, किसके पास? बी के पास। तो ए को क्या मिला होगा? मान लेते हैं बिल ऑनर्ड हुआ। क्या हुआ? ऑनर्ड का मतलब होता है पैसा मिल गया, डिसऑनर्ड का मतलब पैसा नहीं मिला। तो हम लिखेंगे बिल बी आर ऑनर्ड। क्या लिखेंगे? ऑनर्ड का मतलब बी आर ऑनर्ड। कब ऑनर्ड हुआ? ऑन ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट भी बोल सकते हैं या मैच्योरिटी डेट भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। ड्यू डेट का मतलब जिस दिन पैसा मिलेगा उसी को ड्यू डेट बोला जाता है, मैच्योरिटी पीरियड भी बोला जाता है। बोलो यहां तक समझ में आया? तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगा? ए अपने बुक में क्या लिखेगा? बोलिए, ए अपने बुक में क्या लिखेगा? उसके पास क्या मिला होगा ए को? मान लो आज पैसा मिलने वाला है। किसको पैसा मिलने वाला है? तो ए को पैसा मिला, मान लेते पैसा मिला, बिल ऑनर्ड हो चुका। तो ए के पास क्या आया होगा? कैश आया होगा। ये क्या लिखेगा अपने बुक में? कैश अकाउंट। अब ये जो पैसा लाने गया होगा तो कुछ दिखा के पैसा मिलेगा ना? क्या दिखा के पैसा मिला होगा? बिल। अच्छा, बिल कौन किसको दिखाएगा? ए बी को दिखाएगा। अब बिल, उस बिल का क्या करेगा? घर में शोकेस में लगा लेगा या फाड़ के फेंक देगा? नहीं तो फिर जब तक वो बिल जीवित रहेगा तब तक उसको पैसा देना होगा। इसीलिए जैसे बिल मिला खत्म कर दो उसको। समझ में आया? ए को पैसा मिला होगा बी से, ए पैसा कलेक्ट किया बी से ऑन ड्यू डेट, बदले में ए ने बी को क्या दिया होगा? उसका सिग्नेचर किया हुआ बिल, जो वो रिटेन रखा है अपने पास ना इतना दिन तक, टू बी आर अकाउंट। बी आर का मतलब बिल रिसीवेबल। बीइंग
बी आर ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बोलिए, यहां तक आपको समझ में आया बाबू? अच्छा, इसके ऊपर क्या है देखो, इसके पास क्या है, लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल। ये अपना लाइबिलिटी खत्म कर लेगा, अपना लाइबिलिटी को क्या लिखेगा बोलो? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब बदले में ये कैश दिया होगा टू कैश अकाउंट 5,000। 5,000। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है आपको बाबू? सारा केस हम लोग किए यहां तक, एक बार देखो, कोई भी ऐसा डाउट? सब समझ गए? चलो, हम लोग केस 2 पे जाएंगे, एक बार हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है? हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं, बोलो। अभी समझ में आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? चलिए आइए, चलो। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, हम लोग इसको क्या क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया है? ये दूसरा एमसीक्यू बन रहा है 1881, ठीक है। आगे जाइए, ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 5। देखो, पहला लाइन में 3 एमसीक्यू तो आ चुका। पहला लाइन से हम लोग का कितना एमसीक्यू बन रहा है? 3 एमसीक्यू बन रहा है। सेक्शन 5 आपको याद रखना होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट याद रखना होगा, और एक्ट का नाम याद रखना होगा। चलो आगे चलते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। कितना एमसीक्यू हुआ? 4 एमसीक्यू हुआ। हम पूछा जाएगा कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो क्या होता है? सर, ये राइटिंग में होता है। तीसरा, 1, 2, 3, 4, अब 4 हो चुका है ना? अब ये पांचवा होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। क्या होता है? अनकंडीशनल। अब तुमसे पूछेंगे व्हाट इज अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी। अच्छा, अब यहां से हम लोग फिर आते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अभी वो आएंगे, जेल भी होगा, वकील भी होगा, कोर्ट भी होगा, पैसा नहीं देंगे क्या होगा, अभी सब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, हम आपका जो है कंसर्न है वो सॉल्व करेंगे। चलो, पैसा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। कौन देगा? बी। ये अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता है बी। बी कोई कंडीशनल अप्लाई नहीं कर सकता है कि आज बारिश हो रहा, मेरा घर का नीचे पानी भर गया, हम पैसा नहीं देंगे, ये नहीं बोल सकता। आज संडे है, ये नहीं बोल सकता। आज रक्षाबंधन है, हम लोग आज का दिन पैसा नहीं देते हैं, ये नहीं बोल सकता। तीसरा, आज मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, नहीं बोल सकता। आज हम मेरा घर पे पूजा है, नहीं बोल सकता। मेरी दीदी का शादी है, नहीं बोल सकता। बोलो और। मेरा बच्चा का तबीयत खराब है, नहीं बोल सकता। मेरे एरिया मोहल्ला में काकू का डेथ हो चुका, नहीं बोल सकता। दादा गॉन हो चुका, नहीं बोल सकता। आगे बोलो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, नहीं हो सकता, नहीं बोल सकता। बैंक बंद है, आउट ऑफ टाउन है, तो तुम पैसा दे के जाता, नहीं बोल सकता। मतलब कोई भी बहाना नहीं चल। हम बोलेंगे बाबू, एक दो अनकंडीशनल ऑर्डर को डिफाइन कर दो, एक दो अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट को डिफाइन कर दो। नहीं चल सकता। एक 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 तुम बोलो। हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब है तो भाई पैसा देने में क्या जा रहा? बोला हम पैसा आज तबीयत खराब के दिन ज्यादा पैसा देते हैं और खराब हो जाएगा, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। और एक बहाना, अच्छा बात है, दावत हमको भी दो, लेकिन पैसा भी दो। ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हो, जिंदा तो हो, पैसा तो देना होगा। बोलो, क्या चीज सेम था? मर गया तब सोने। तुम तो बाबू इंसान को मार दिए, तब किसका लॉस हो गया? रुक जाओ, जब वो इंसान ही नहीं है तो फिर पैसा लेने का तुम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हो बाबू।
इंसान को मार ही दिए। अच्छा, जिससे हमको पैसा मिलना है मर गया, तो क्या उसको, उसकी वाइफ को बोलेंगे पैसा देने, या उसका बच्चा को बोलेंगे, या फिर उसके परिवार को बोलेंगे, या एरिया मोहल्ला वालों को बोलेंगे, या सरकार को बोलेंगे? आप ही ऐसा एक्ट बनाए थे हम लोग, तब मेरा पैसा भी चला गया। चलो बोलो बाबू अली। रिपब्लिक डे अच्छा बात है, लेकिन पैसा दे दो। बोलिए बाबू। तुम बोलो, तुम भी बोलो। बर्थडे है, ठीक है, केक खाएंगे, उसके बाद पैसा लेके जाएंगे। कोमा में चला गया, पैरालाइज हो गया, ये सब किताब में हमको लग रहा तुम लिखोगी अभी। ऐसे ऐसे सिचुएशन इंसर्ट करिए, क्या हो गया सर? मतलब भाई इंसान को मारने में तुली हो पूरा। तो हम लोग आते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो उम्मीद करते हैं आपको एक दो लाइन तो आप बोल ही पाओगे। अनकंडीशनल मतलब पैसा आप सिग्नेचर किए हो, आज कितना तारीख है? 9 तारीख है, 9th of August। आज हमको पैसा मिलना चाहिए बिल के हिसाब से, तो आज ही पैसा मिलना चाहिए। समझ में आया? अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बिल का क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड हो जाएगा, बिल का बेदबी होगा। समझ में? बिल्स का डिसरिस्पेक्ट होगा। तो हम लोग, कौन किसका ऊपर केस कर सकता है तब? ए बी के ऊपर केस कर सकता है। समझ पा रहे हो ना? और सबसे अच्छा बात और है, चलो हम लोग इधर फिर जाते हैं। अच्छा, मान लो पैसा नहीं दिया, बी बोला पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो। पहला सिचुएशन तो हम लोग देखें कि बी पैसा दे दिया, दूसरा बी पैसा दे देगा तो बोला जाएगा ऑनर्ड, मतलब सम्मान हुआ, बिल का सम्मान किया गया। बिल का सम्मान किया, बिल का कैसे सम्मान किया? पैसा दे के, इसी को बोला था ऑनर्ड। बी पैसा गिनता था, ए पहुंचा, बोला लो, बिल लिया, बिल फाड़ दिया, बी फाड़ दिया ए के सामने, और बी जो है ए को पैसा दे दिया, इसको बोला जाता ऑनर्ड, सम्मान किया गया बिल का। रख लेगा उसको, मान लो उसके सामने नहीं फाड़ेगा, ठीक है ना, ताकि दुख ना हो। अब मान लो डिसरिस्पेक्ट कब हुआ? बिल का रिस्पेक्ट नहीं हुआ। ए बोला हम ए हैं, तो बी बोला हम क्या करें, तुम ए हो? बोला याद है आज से ठीक 1.5 महीना पहले तुम मेरे दुकान पे आए थे, और हम तुमको सामान सेल किए थे, और आपका इस पे सिग्नेचर है। बोला हाँ दिखाओ सिग्नेचर है। समझ में आया? समझ में आया? बोला नहीं नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो। बात समझ पा रहे हो? तो ए क्या करेगा? ईटा उठा के उसका सर में मार देगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ए क्या करेगा? एक, अच्छा, बिल को बनाने वाला कानून है, अब बिल को इज्जत देने वाला कौन है? कानून है, गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट का कलम से मार मारेगा। सर कलम कैसे मारेगा बाबू? कलम से लिखेगा, एफआईआर करेगा, एफआईआर नहीं, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, उसको केस आएगा, उसके घर में नोटिस आएगा। समझ में? ये सारा चीज अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बस शॉर्ट में आपको बता रहे, ठीक है ना? मान लो पैसा नहीं देता है, इसका बहुत डिटेलिंग हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, पर अभी एक शॉर्ट आप समझ लीजिए, इन शॉर्ट इन डिटेल, शॉर्ट में ही डिटेलिंग बता रहे हैं हम, कि पैसा नहीं दिया वो कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा, कोर्ट से नोटिस आएगा, और नोटिस को इग्नोर करोगे तो उसका प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और बेच के पैसा दिया जाएगा किसको? एक और। अगर आप उसको, इतना आसान नहीं है, आप सिग्नेचर किए, तो आने वाले वक्त में कोई भी आपसे सिग्नेचर करवाए, या ऐसा आप बिल के केस में पढ़ो, तो सोच समझ के सिग्नेचर करना। आप मतलब पूरा 110% पूरा टोपी पहनाने के लिए रेडी हो। अपने आप को बेच को देगा। इंसान भी सेल होता है मालूम है? अपने आप को बेच के देगा भाई। ये तो आपको लेने से पहले ही, और वो अगर इनसॉल्वेंट था, एकदम कंगाल था, एकदम हैसियत नहीं था, तो कुछ तो होगा ना, उसका भी तो बिजनेस होगा। ऐसे तो कोई फकीर को पकड़ के तो हम लोग सामान नहीं सेल कर देंगे ना। चलो आते हैं यहाँ तक। बोलो यहाँ तक समझ में आया आपको? पहला 2 लाइन में कितना एमसीक्यू निकला? सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेन करता है अनकंडीशनल ऑर्डर असाइन बाय द मेकर। यहाँ मेकर कौन है? ए है, तो आपको ये भी याद रखना होगा, इट इज साइंड बाय द मेकर, इट इज साइंड बाय द मेकर, ये सारा याद रखना होगा, इट इज साइंड बाय द
साइन बाय द मेकर, ठीक है ना। यहाँ सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, मनी ओनली होना चाहिए। ऐसा नहीं है पैसा लेने मांगने आया, उसका कपड़ा का दुकान है, दो जींस दे दिया, लो जाओ भाई हो गया, पूजा का टाइम है पहन के घूमोगे। अरे आप मजाक कर रहे हो भाई, हम पैसा लेने आए तो हमको दो जींस दे रहे हो, आप बोले हो जाइए आप पूजा घूमिए, हो चुका आपका। 5-5 हजार का जींस था, 2,500-2,500 रुपया में दे दिए। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? पैसा मतलब पैसा, क्लियर है? उसके बदले में नहीं, आप पैसा ही होना चाहिए। 5,000 रुपया का बात है तो हमको 5,000 रुपया दीजिए। ऐसा नहीं हम आपके घर आ रहे हैं बिल लेके हमको सामान कोई पकड़ा दे रहे हो, बोले चले जाइए, ऐसा थोड़ी होगा, मजाक है क्या? चलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्लियर हुआ। खाली डेफिनेशन से कितना एमसीक्यू निकला? 6 एमसीक्यू आ जा रहा, 6 नहीं 7 है ना। 7 एमसीक्यू आपको ये डेफिनेशन लर्न करना होगा बाबू। लर्न द डेफिनेशन, क्योंकि एक ही डेफिनेशन से आप कितना निकाल पाइएगा एमसीक्यू? 7। इसको लर्न करना होगा, ठीक है। चलो फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे, इधर फीचर्स भी आपको लर्न करना होगा। फीचर्स भी क्या करना होगा बाबू? चलो, अच्छा जो फीचर्स में है ना वो ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोग अभी क्या डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। चलिए पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए किसमें? राइटिंग में। हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना ऊपर में डेफिनेशन में, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसमें होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा? अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट, मतलब ए उसके घर में गया बी के घर में, जिस दिन पैसा मिलना चाहिए एज पर द बिल, तो बी को पैसा देना होगा, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। चलो तीसरा पॉइंट, साइंड बाय द ड्रॉयर। ड्रॉयर का मतलब मेकर ऑफ द बिल, ड्रॉयर का मतलब मेकर ऑफ द बिल। एक बार जोर से, ड्रॉयर का मतलब मेकर ऑफ द बिल साइन करेगा। अच्छा, इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन। चलो, देयर इज एन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। क्या पैसा दे, क्या मतलब जब आप साइन कर रहे हो तो सिर्फ पैसा ही का ही बात होगा। इट मस्ट बी, उसमें डेट लिखा होना चाहिए। किसमें डेट लिखा होना चाहिए? बिल्स, जो बिल आप बना रहे हो ना उसमें प्रॉपर डेट होना चाहिए। अब डेट ही नहीं है तो बिल का कोई मतलब ही नहीं हुआ तब। चलो, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प, स्टैम्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलो कुछ कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। ड्रॉयर का मतलब क्या होता है? ड्रॉयर इज द पर्सन who makes or writes the bills of exchange. He is a creditor of the person to whom the bills of exchange is drawn. तो हम लोग उसको क्रेडिटर भी तो बोल सकते हैं। किसको क्रेडिटर बोल सकते हैं बोलो? ड्रॉयर को, मतलब ए या बी को? ए को क्रेडिटर बोल सकते हैं, बी को क्या बोल सकते हैं? डेटर भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं हम लोग डेटर। हाँ चलो डेटर बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलेंगे ड्रॉयर क्या है तो आप पढ़ के बोल पाओगे? कोई प्रॉब्लम है? व्हाट इज ड्रॉयर? चलो, ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई इज द पर्सन ऑन whom the bills of exchange is drawn for acceptance. अच्छा, बिल को जब ड्रॉ किया गया है एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, अब वो बिल बिल क्या करना होगा? आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस कैसे होगा? सिग्नेचर करके। मान लो सिग्नेचर नहीं होता है तो नहीं होगा, तब डिसऑनर्ड हो जाएगा आपको। चलो ठीक है। ही इज द पर्सन टू whom the credit has to be has been granted by the drawer. पेई का मतलब क्या होता है? पे इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू whom द अमाउंट इज पेएबल। बोलो, जिसको पैसा, अमाउंट इज, टू whom द अमाउंट इज पेएबल, जिसको पैसा देना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, इंडोर्समेंट, इंडोर्स कर दिए हम लोग, अभी बार बार पढ़ेंगे। इंडोर्स का मतलब होता है कि ऐसा होता है तो ट्रांसफर होता है।
इंडोर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। अच्छा, हम बोलेंगे ना बिल कौन किसको ट्रांसफर करेगा? जिसके पास बिल है। फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम बिल ट्रांसफर हो रहा है तो जिसके पास बिल है वही तो ट्रांसफर करेगा। मान लो हम लोग अपने एग्जांपल में दो लोग को देखे थे, ए और बी। ए सामान बेचा बी को, तो ए बिल बनाया होगा, बी से सिग्नेचर करवाया होगा, बी अगेन ए को बिल दिया होगा, ए के पास बिल रहा होगा। ए के पास दो ऑप्शन है, चाहे वो उस डेट तक वेट करे जिस जो डेट बिल पे लिखा है, या वो किसी और को इंडोर्स कर दे। अच्छा, वो इंडोर्स किसको करेगा, ट्रांसफर किसको करेगा? कोई थर्ड पर्सन को। समझ में आया? जिसको ए को पैसा देना है, जिसको ए को पैसा देना है। ए किसको पैसा देगा? अपने क्रेडिटर को। बात समझ में आया? चलो, अभी हम लोग सब आगे भी आएंगे, दो तीन पॉइंट छोड़े हैं, लेकिन सबसे पहले ग्रेस ऑफ डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रेस ऑफ डेज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? ग्रेस ऑफ डेज कितना दिन का होता है? 3 दिन का होता है। ग्रेस ऑफ डेज आर एक्स्ट्रा, आर 3 एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द पीरियड ऑफ बिल। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग ना ग्रेस ऑफ डेज हम लोग पढ़ते हैं। चलो यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल 2 होगा हम लोग का। एग्जाम्पल 1 था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? आइए एग्जाम्पल 2 होगा। आप लोग हमको बताना। ए सोल्ड गुड्स, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1 जनवरी 2025। क्या लिखा हुआ है? ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1 जनवरी 2025। ही ड्रॉज अ बिल, he draws a bill of exchange, bill of exchange on B for 3 months, 3 months। आपको क्या निकालना होगा? कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? ड्यू डेट। क्या कैलकुलेट करना होगा? ड्यू डेट। अच्छा, ड्यू डेट का दूसरा नाम क्या है? मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे। देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2000 कितना हुआ है? 25 है। कितना महीना क्वेश्चन में बता देगा आपको, कितना महीना है? 3 महीना है, तो महीना 3 दिन यहाँ पे ऐड कर लेना। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे आ जाएगा 1/4/2025, और ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस। कितना दिन? 3 डेज ऐड करेंगे। 4 4 एक्स्ट्रा दिन। देखो ग्रेस डेज, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ड्यू डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्यू डेट हो जाएगा। अब यहाँ से ट्विस्ट है, यहाँ पे समझो। अगर ड्यू डेट, एक दो तरह का छुट्टी होता है, ठीक है ना? दो तरह का छुट्टी होता है। एक पब्लिक हॉलीडे होता है, समझ पा रहे हो ना? एक सडन हॉलीडे होता है, एक प्लान्ड हॉलीडे होता है, एक अनप्लान्ड हॉलीडे होगा। जो प्लान्ड हॉलीडे होगा ना वो कैलेंडर में लिखा रहता है। जो अनप्लान्ड हॉलीडे होगा, जैसे स्ट्राइक हो गया, बंद हो गया, वो अचानक से अनाउंस किया जाता है, वो कैलेंडर में पहले से नहीं दिया रहेगा। मेरा मेरा बात आप समझ पा रहे हो? तो मान लो ये 4 तारीख क्या पड़ रहा है? पब्लिक हॉलीडे पड़ गया। क्या पड़ गया? पब्लिक हॉलीडे। व्हाट इज पब्लिक हॉलीडे? जहां पे कैलेंडर पे लाल दाग रहता है उसको क्या बोला जाता है? संडे इज द एग्जाम्पल ऑफ, 15 अगस्त इज द एग्जाम्पल ऑफ, गांधी जयंती इज द एग्जाम्पल ऑफ, 26 जनवरी इज द एग्जाम्पल ऑफ। व्हाट इज पब्लिक हॉलीडे? यहाँ तक क्लियर है? जिस दिन छुट्टी रहेगा। समझ में आया? अब मान लो जिस दिन पैसा लाने जा रहा है ए बी के पास, वो दिन क्या है? अब पब्लिक हॉलीडे मान लो क्या है? 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, अरे कोई भी एक डेट ले लेते हैं। गांधी जयंती है, समझ में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे 23 जनवरी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे कब है? 23 जनवरी में। गांधी जी 2 अक्टूबर। समझ में आया? तो ये जिस दिन अगर छुट्टी का डेट है ना, तो एक दिन पीछे आ जाएंगे, तब ड्यू डेट क्या हो जाएगा हम लोग का? ड्यू डेट क्या हो जाएगा? ड्यू डेट क्या हो जाएगा? बोलो, ड्यू डेट क्या हो जाएगा? थर्ड 3 अप्रैल। बोलो, 3 अप्रैल 2025। समझ पाए यहां तक? जब 3 दिन ऐड करेंगे, अगर उस दिन छुट्टी हुआ, तो सर समझेंगे कैसे हॉलीडे आ रहा। मान लो तुमको अभी हम डेट दिए, अब पता आया 2 अक्टूबर, यहाँ 2 अक्टूबर, तो एग्जाम में 2 अक्टूबर भी ऑप्शन रहेगा और 1 अक्टूबर भी रहेगा। मान लो 4/4/2025 एग्जाम्पल के तौर से अभी संडे पड़ रहा है, तुमको क्वेश्चन में बता दिया, तो संडे इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक हॉलीडे। ठीक है ना? तो आप कब आ जाइएगा? एक दिन पहले। तो एक ए बी के पास, मान लो अगर जिस दिन ड्यू डेट है, पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन तो छुट्टी है, तो वो पैसा लाने कब जाएगा? सैटरडे, मतलब पब्लिक हॉलीडे तो सैटरडे चला जाएगा। मेरा बात आप समझ में आया? अब मान लो अगर ऑल ऑफ सडन हॉलीडे हो चुका, जो पहले से प्लान्ड हॉलीडे नहीं था, जो कैलेंडर में नहीं था, जो पब्लिक हॉलीडे में कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल लेवल में एक दिन छुट्टी अनाउंस कर दिया। मेरा बात आप समझ में आया? तो आप पेमेंट लाने नेक्स्ट दिन जाएगा। नेक्स्ट दिन मतलब कौन दिन हो जाएगा? बोलो, किस दिन हो जाएगा? 5 अप्रैल हो जाएगा। तो 4 कब होगा, 5 कब होगा? समझ में आया आपको? चलो हम लोग एक दो एग्जाम्पल इसे डिस्कस करते हैं। चलिए, एक एक करके आप हमको बताइएगा। यहाँ पे 6 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल करो। ऐसे नहीं, कॉपी में करना है। बोलो, 15 जुलाई से एक महीना ऐड करो, 15 अगस्त, 15 सितंबर, और 3 दिन ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 18। अच्छा, 18 सितंबर हम लोग जब तक छुट्टी नहीं मानेंगे, तब तक क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। कुछ बोला है तो हम लोग मानेंगे पब्लिक हॉलीडे नहीं है। नहीं तो कुछ कुछ पब्लिक हॉलीडे के लिए आपको बता, अगर संडे होगा तो वो हमको बताएगा। बाकी अगर 2 अक्टूबर हो चुका, हाँ क्वेश्चन में अगर मान लो आपका ना, यहाँ पे अभी हम लोग का जो ड्यू डेट निकला पहले वाले क्वेश्चन में, वो कब निकला? अब मान लो दो, यही 18 नहीं, एग्जाम्पल के तौर से 2 अक्टूबर होता, तो आंसर क्या होता? 1 अक्टूबर हो जाता। अगर 2 अक्टूबर हुआ तो 2 अक्टूबर तो पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पीछे आ जाएंगे। आंसर क्या हो जाता? 1 अक्टूबर हो जाता। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।